आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान, आज शाम को आएंगे नतीजे। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले 76 जाबाज अस्पताल में भर्ती। झारखंड में आज से शहरी क्षेत्रों में खुलेंगी कपड़े व जूते चप्पल की दुकानें। द्वारिकाधीश मंदिर में कृष्ण के दर्शन करने आए मोरारी बापू पर भाजपा के पूर्व विधायक का हमला। सारे इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाउंस बैक को तैयार। पीएम मोदी ने कहा तो नौकरी और तेल की बढ़ती कीमतों पर लोग करने लगे ट्रोल। नेपाल के राष्ट्रपति ने देश के नए नक्शे पर किया साइन, 3 भारतीय इलाकों पर जताया हक। अब 1962 जैसी सरकार नहीं, लद्दाख बीजेपी सांसद की चीन को चेतावनी। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पीएम मोदी ने वही लाइन की थी इस्तेमाल। सऊदी अरब के पीआईएफ ने जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ रुपए का किया निवेश। करण जौहर को अब देश में सिर्फ इन 4 लोगों पर भरोसा, बाकी सबको ट्विटर पर किया अनफॉलो। और चीन का बहिष्कार, वीवो से करार नहीं खत्म करेगा बीसीसीआई। 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए आज मतदान है। इसमें भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों की साख दांव पर है। चुनाव की पूर्ण संध्या पर दोनों दलों ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। भाजपा ने मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। वहीं मणिपुर में कांग्रेस को बढ़त है। कांग्रेस मांग कर रही है कि गुजरात और मध्य प्रदेश में उसे एक सीट ही मिलेगी। पार्टी ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए रणनीतिकारों से संबंधित राज्यों में पहले ही भेज दिया है। चुनाव के नतीजे आज शाम को मिल जाएंगे। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले 76 जाबाज अस्पताल में भर्ती हैं। सूत्रों के मुताबिक 18 सैनिक लेह के अस्पताल में एडमिट हैं। वे 15 दिन में ड्यूटी पर वापस लौटने की हालत में हैं। वहीं 58 सैनिक अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं। उन्हें हल्की चोट आई है और वे 1 हफ्ते के अंदर ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन के 43 सैनिक हताहत हुए थे। इनमें से कई की मौत हो गई तो कई घायल हो गए। हालांकि चीन ने अब तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। झारखंड में कंटेनमेंट जोन को छोड़ शहरी क्षेत्रों में 19 जून से कपड़े और जूते चप्पल की हर तरह की दुकानें खुलेंगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इस आदेश की प्रति सभी विभागों के प्रमुखों के अलावा प्रमंडल और जिले के अधिकारियों को भेज दी गई है। आदेश में कहा गया है कि दुकानों में एक समय में 5 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था संचालक को करनी होगी। संचालक को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। वहीं दुकान के संचालक, कर्मचारी और ग्राहकों को मास्क लगाना जरूरी होगा। दुकानों को लगातार सैनिटाइज करना होगा। अगर किसी ग्राहक को बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी होगी तो वैसे लोगों को दुकान के अंदर जाना मना होगा। कथावाचक मोरारी बापू पर गुरुवार को गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर में हमला हुआ। वे यहां मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाने आए थे। वे मंदिर परिसर में जिस जगह पर बैठकर मीडिया से बात कर रहे थे, वहां भाजपा के पूर्व विधायक पबूभा मनिक अचानक पहुंचे और उनकी ओर हाथ बढ़ाने लगे। तभी दाहिनी ओर बैठी जामनगर से भाजपा सांसद पूनम माडम तुरंत बीच में आ गई और बापू को बचा लिया। दरअसल पूर्व विधायक मानिक का कहना है कि मोरारी बापू ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस वजह से अहीर समाज में गुस्सा है। मानिक नारे लगाते हुए अचानक कमरे में पहुंच गए थे। सांसद पूनम माडम ने पहले बीच बचाव किया। इसके बाद वे मोरारी बापू को कमरे के बाहर ले गई। भारत में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आने के लिए तैयार हो गई है। पीएमओ इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि बकौल पीएम मोदी, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उछलकर पटरी पर आने के लिए तैयार हो गई है, आगे चल पड़ी है। साथियों, भारत बड़े से बड़े संकटों से बाहर निकलता है, इससे भी निकलेगा। हालांकि पीएमओ के ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर्स ने चौतरफा पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कई यूजर्स ने लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर भी मोदी की आलोचना की है। नेपाल की राष्ट्रपति बिंध्या देवी भंडारी ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल कर नेपाल के नक्शे को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर गुरुवार को हस्ताक्षर कर दिया।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 274 में संशोधन वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ नए नक्शे को लागू करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूरी हो गई। नेपाल की कोर्ट ऑफ आर्म्स अब नए नक्शे में लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को शामिल करेगी। इसके बाद सभी आधिकारिक दस्तावेजों में नए नक्शे का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि नेपाल के संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा इलाकों पर दावा किया गया है। इससे पहले भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल की संसद ने उस नए राजनीतिक नक्शे को अद्यतन करने के लिए संविधान में बृहस्पतिवार को संशोधन कर दिया। इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत के 3 क्षेत्रों में शामिल किया गया है। एलएसी में भारत और चीन के बीच खूनी झड़प के बाद बीजेपी सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने ड्रैगन को चेताते हुए कहा कि भारत में अब साल 1962 जैसी सरकार नहीं है। अब ऑक्साई चीन को वापस लेने का वक्त आ गया है, जो चीनी सेना ने 62 की जंग के दौरान कब्जा किया था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए वही लाइन, हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इस्तेमाल की, जो उन्होंने 2016 में उरी हमले के बाद और उसके जवाब में की गई कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक से इस्तेमाल की थी। सऊदी अरब का वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश के जरिए पीआईएफ के जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी मिलेगी। यह जानकारी गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने दी। रिलायंस की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीआईएफ ने जियो प्लेटफॉर्म में 4.91 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू पर यह निवेश किया है। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े निर्माता और निर्देशक में से करण जौहर ने लोगों की तरफ से लगातार की जा रही ऑनलाइन ट्रोलिंग के चलते अपना फोन नंबर बदल दिया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी अपने सभी करीबी दोस्तों को अनफॉलो कर दिया है। ऐसा करने के साथ ही करण जौहर लोगों के लिए और ज्यादा निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले लोग करण जौहर से बहुत गुस्सा हैं। इस प्रताड़ना से बचने के लिए करण ने अपने सभी करीबी दोस्तों को अनफॉलो कर दिया, जिसमें आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और काजोल जैसे कई नामचीन हस्तियां शामिल हैं। लद्दाख के बीच गलवान घाटी में भारत चीन के बीच खूनी झड़प के बाद देश भर में चीनी सामानों कंपनियों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका असर इंडियन प्रीमियर लीग और टीम इंडिया पर भी पड़ेगा, लेकिन गुरुवार को बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार धूमल ने स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड अगले चक्र के लिए अपनी प्रायोजन नीति की समीक्षा के लिए तैयार है, लेकिन आनन फानन में वो वीवो कंपनी के साथ करार खत्म नहीं करेगा। आईपीएल में चीनी कंपनी से आ रहे पैसे से भारत को ही फायदा हो रहा है, चीन को नहीं। यहाँ बताना जरूरी होता है कि इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो है। इतना ही नहीं, यह कंपनी टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा विज्ञापन भी देती है। कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि हमें वीवो से हर साल स्पॉन्सरशिप्स के जरिए 440 करोड़ रुपए मिलते हैं। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं।